सबसे पहले मैं आऊँगा फिरोज़ बख़्त साहब, जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला जो इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लिया। चूँकि अमेरिकी प्रेसिडेंट चाहते थे कि नेतन्याहू को माफ़ किया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए और उनको अदालत से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन आज प्रेसिडेंट ने साफ-साफ इनकार कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प की बात को मानने से। तो ये क्या इसलिए ये भाग करके गए थे नेतन्याहू कि वहाँ कुछ और बातचीत हो जाए, क्योंकि इन पे शिकंजा कसता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये अपने आप को बचा पाएँगे? देखिए डॉक्टर मुमताज़, ऐसा है कि इनकी और ट्रम्प साहब की मिली-घुट्टी है। अपने ये इनका ऐसा है कि भई एक जान दो जिस्म वाली बात है इनकी। और ये 2 वजूहात से गए थे। एक तो ये था कि ईरान के ऊपर अटैक करना है, क्या करना है, सारी स्ट्रैटेजी बनाने गए थे। कब करना है, नहीं करना है, सारी बातें वो अपने जो है दोस्त और खैर-ख्वाह ट्रम्प साहब से डिस्कस करते हैं। और 29 तारीख को भी अब इसमें इनका क्या डिस्कशन हुआ है, क्या है, चारदीवारी के बाद बाहर जो बात आएगी तब पता चलेगा। या हो सकता है बाहर ही ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नेतन्याहू इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, दुनिया की तारीख़ के मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मतलब 6-7 लाख लोगों का मर्डर किया है, जेनोसाइड किया है। और जेनोसाइड किया है, चलो बमबारी से मार दें, चलो समझ में आती है बात, ठीक है, गोलियों से मार दें। उन्होंने एक नई नई स्कीम निकाल के जेनोसाइड किया है और वो है भूखमरी से। यानी आप ये बताइए कि कोई आदमी गोली-बारूद से तो बहुत जल्दी मर जाता है आदमी, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती है, जितनी होती है वो होती है। लेकिन भूख से उनके खाने रोक के, बीमारी से उनकी दवाएँ रोक के, ये एक एग्ज़ेम्पलरी क्रिमिनल हैं। और जिस तरह के ये क्रिमिनल हैं, उसके लिए मेरे ख़्याल से लेक्सिकॉन में, डिक्शनरी के अंदर एक नया जो लफ्ज़ है, वो कोई कॉइन करना पड़ेगा, हो सकता है किसी ने कर लिया हो। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने इनके ऊपर कई दफ़ाएँ लगाई हैं और ये उससे बरी होना चाहते थे। अब इसराइल के देखिए मैं एक बात ये बताऊँ, देयर आर गुड ज्यूज़, देयर आर बैड ज्यूज़। तो ये गुड ज्यूज़ में जो प्रेज़िडेंट हैं, इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्हें देखिए हर चीज़ ना एक सिस्टम से चलती है, हर चीज़ एक कानून से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो दुनिया उसी से चलती है। जब लोग उससे हटते हैं तो परेशानियाँ आती हैं, मसाइब आते हैं। तो जिस तरीके से ये अपना सब 2 सवा 2 साल से कर रहे थे, नेतन्याहू साहब बिल्कुल टोटली यानी जैसे बेसूँढ़ का एक हाथी होता है, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। और इनकी पीठ पे जिसकी ईमा पे कर रहे थे, वो ट्रम्प साहब थे। कोई अजब नहीं, कोई मैं समझता हूँ कि इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है आने वाले दिनों में कि ये तो इनके ऊपर तो केस चलेगा, बहुत से केस चलेंगे नेतन्याहू साहब के ऊपर और ये भी हो सकता है ट्रम्प साहब भी इसमें धरे जाएँ। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ट्रम्प साहब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सद्र हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आ सकता है, उनके जो भी डिसाइसिव डेज़ हैं उनमें, कि उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमे आयद किए जाएँ कि तुमने जेनोसाइड करने वाले अपने दोस्त को सपोर्ट किया। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और आप देखिएगा कि मतलब नेतन्याहू साहब ये रुकेंगे नहीं, अभी भी नहीं रुकेंगे। ये समझते हैं कि अगर इस्राइल के सदर ने इनको नहीं बख्शा है, तो ये ट्रम्प साहब की मदद से और ये जो इनके हवारी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं या कहीं से, ये वहाँ से बच जाएँगे। रही बात यूएनओ की, यूएनओ की तो कोई औकात है नहीं, नेतन्याहू साहब के करीब। और यूएनओ तो जेब में रहती है ट्रम्प साहब के, जो जो भी अमेरिका का प्रेज़िडेंट होता है, वो उसकी गुलाम होती है आपका यूएनओ। तो
इनका कोई बहुत अभी मैं नहीं समझता कि बहुत ब्राइट कुछ रह गया है नेतन्याहू साहब का। अब बच गए हम कह नहीं सकते, बच गए का मतलब है कानून की पकड़ से। लेकिन कानून की पकड़ में देर सवेर ये जरूर आएंगे, और इन एनी केस ट्रम्प साहब भी आएंगे। जी डॉक्टर मुमताज। ये आप सही कह रहे हैं कि ये बचना मुश्किल है, और चूंकि बचेंगे तो वहां प्रोटेस्ट चूंकि हो रहा था 7 अक्टूबर 2023 से पहले 8 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था इजराइल के अंदर, हमने देखा है। बहरहाल तमाम बातों पर राशिद रिजवी साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि यूएई ने, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, कि मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने यमन में फौजी मौजूदगी खत्म करने का ऐलान कर दिया। राशिद रिजवी साहब, क्या कल हम लोग जो बात कर रहे थे कि ईरान ने बाकायदा बात की यूएई से, तो ये उसका असर है, या जो सऊदी अरब ने जिस तरह से अटैक किया और कहा कि हाँ हमने रोका है, ये उसका असर, ये क्या है? क्या बातचीत कामयाब हो पाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए मुमताज भाई, यूएई जो है वो एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है। उसको नफा और नुकसान ज्यादा समझ में आता है। तो और जो बात हम लोग कल कर रहे थे ईरान वाली की, ईरान ने भी मीडिएशन किया है। और अभी जब अमेरिका गए हैं आपके नेतन्याहू, तो नेतन्याहू की भी उन्होंने रीढ़ की हड्डी देखी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब के सामने यूएई स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये जरा सा जो उनकी हिस्ट्री जानता है वो समझ जाएगा कि यूएई उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा, और उनको एक मीडिएटर की जरूरत थी जो मुदाखलत करके चीजों को खत्म करे। तो वो काम ईरान ने बखूबी किया है, और ये दोनों ही मुल्क के लिए बेहतर है। और जिस तरह से गए थे नेतन्याहू और ट्रम्प के साथ, दोनों ने, अगर आपने उनकी स्पीच देखी हो तो एक चीज हमको बहुत ही अजीब लगी कल देख करके, दोनों ने सेम कलर और सेम डिजाइन की टाई पहनी हुई थी। दोनों के सूट सेम थे, शर्ट दोनों की ऑफ वाइट थी, ब्लेजर दोनों के ब्लू थे, टाई दोनों की रेड थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे भाई बड़े भाई का ईद का कपड़ा एक साथ बनता है एक ही थान से। तो खैर उन्होंने फिर वही राग अपनाया, नेतन्याहू ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, और लास्ट वार्निंग दे दिया हमास को डिसआर्म होने के लिए, और कह दिया कि अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ और न जल्द से जल्द हथियार हटा लो। तो आपसे हमारी कल बात हुई थी और हमने आपसे ये बात रखी थी कि जो नेतन्याहू वहां पर गए हैं, मेन मकसद उनका ईरान के साथ साथ ये जो सीज फायर की सेकेंड स्टेज की बात थी वो इम्पोर्टेंट था, कि सेकेंड स्टेज में हमको खोना कुछ ना पड़े। आप इस तरीके से हालात बनाओ कि हमको खोना कुछ ना पड़े। हमको इसमें हासिल क्या होगा, उसी हासिल के ऊपर जो अपना प्रोजेक्ट लेके वो गए हों, जो पॉलिसी बना करके गए हों कि इसके ऊपर आप काम करो, तो उसके ऊपर काम किया। ईरान को धमकी भी दिया उन्होंने, और ईरान से कहा कि तुम बाज आओ वरना हम पूरी ताकत से हमला करेंगे तुम्हारे ऊपर। और एक रास्ता बातचीत का भी उन्होंने कहा कि हम टेबल पे बातचीत करने को तैयार हैं, जिसके जवाब में ईरान ने एक रिएक्शन दिया था आज, और ये कहा ईरान ने उनसे कि देखिए बातचीत तो चल ही रही थी, लास्ट स्टेज की बात होने से पहले हम पे हमला हुआ, तो अब हमको ऑन टेबल किसी भी टॉक पर कोई भरोसा नहीं है कि आप बातचीत के नाम पर माइंड डाइवर्ट करते हो और इजराइल से हमला करवाते हो। तो अभी उसका कोई अमेरिका से रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने एक खुली वार्निंग दी, और उसके जवाब में मॉस्को ने रिप्लाई दिया कि
जो ताकतवर लोग हैं वो अपने ताकत का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट एक नई जंग भड़क जाएगी वहां पर और पूरा मिडिल ईस्ट अशांति की तरफ चला जाएगा। एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए बहुत ही बिना कोई एग्रेशन के बहुत प्यार से ये आपके मास्को ने अपना ये स्टेटमेंट दिया। पुतिन की ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया था मुमताज भाई। तो अभी आज की डेट में तो नहीं, कल और चीजें क्लियर निकल कर आएंगी कि सेकेंड स्टेज की सीज फायर के ऊपर और कौन कौन सी कंडीशन रखी हुई हैं। और एक चीज बहुत ताज्जुब की कही उसने, जिसके ऊपर आपके कोलंबिया ने रिप्लाई किया है। उन्होंने ये कहा कि सीज फायर के सारे रूल्स को प्रॉपर तरीके से इजराइल ने फॉलो किया है और हमास उसको वायलेट कर रहा है। तो कोलंबिया ने कहा कि सीज फायर होने के बाद इतने लोग मरे और इतने अटैक किए गए और सीज फायर के एग्रीमेंट में 600 ट्रक पर डे थे, तो ये बताया जाए कि इतने दिन की जंग में इतने ट्रक आने चाहिए थे, तो कितने ट्रक इजराइल ने जाने दिए। ये कोलंबिया का स्टेटमेंट था मुमताज भाई। अगर इजराइल ने सीज फायर का रूल को फॉलो किया है तो सीज फायर के किस क्लॉज में ये लिखा हुआ था कि इजराइल अटैक पर अटैक करता रहेगा, ड्रोन अटैक किया और फील्ड में आकर के गोलीबारी की, इतने लोग मारे उन्होंने। तो इस सब पे कोलंबिया ने रिएक्ट किया है, लेकिन बेशरम लोगों के ऊपर कोई एहसास नहीं इन चीजों का। अभी तक उसके ऊपर भी कोई रिप्लाई अमेरिका या इजराइल का नहीं आया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खुला हैंड दे दिया है अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए, वैसे ही एक न्यूज पब्लिश हुई इजराइल में कि इजराइल के जो आयरन ड्रोम है वो बीमार हैं। ईरान बहुत आगे बढ़ गया और इजराइल वहीं की वहीं रुका रहा। ये स्टेटमेंट है वहां के लोकल न्यूज चैनल का कि इजराइल वहीं की वहीं है जहां जून में था और ईरान बहुत आगे निकल गया है। उसने हाइपरसोनिक से भी कहीं आगे की मिसाइलें जनरेट कर ली हैं और बहुत ही तेजी से उसका मिसाइल प्रोटेक्शन काम कर रहा है। अमेरिका के लिए अब सिर्फ न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं रह गया। अमेरिका अब ईरान के ऊपर ये भी प्रेशर बना रहा है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं बनाओगे, क्योंकि ये डर इजराइल को है। इजराइल जानता है कि इस मिसाइल का मेरे पास कोई काट नहीं है। जब अमेरिका का थार जैसा डिफेंस सिस्टम, जो अपने आप को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग माना जाता था, वो नहीं रोक पाया ईरान की मिसाइल को। अमेरिका ने थार के साथ पूरी पलटन भेजी थी सपोर्ट में उसको ऑपरेट करने के लिए, तब भी वो ईरानी मिसाइल को नहीं रोक पाए। तो अब जो अपग्रेडेड मिसाइल है ये उनके लिए शंका का एक विषय है, एक डाउट का कॉर्नर क्रिएट कर रहा है कि जो पहली मिसाइल ऐसी थी तो जो अब वाली मिसाइल है ये कैसी होगी। इसलिए इजराइल हिम्मत नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रम्प बाजू में खड़े होकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट नेतन्याहू के दे दिया था कि इनको पूरी छूट है ईरान के ऊपर कार्रवाई करने की। जी मुमताज भाई। नहीं बिल्कुल लेकिन लेकिन ये कि छूट तो है, लेकिन सपोर्ट कितना मिलेगा ये तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि खुद तो कोई हैसियत इजराइल की है नहीं। सवाल ये है कि सपोर्ट किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तमाम स्ट्रेटेजिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान है नहीं। और मैंने अपने तज्जिये में आज एक स्टोरी मैंने की थी आजम सिद्दीकी साहब, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका के अंदर बहुत प्रेशर है कि अब आप जंग नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है, हालात बड़े खराब है और कई स्टेट तो गुर्बत में आ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं
अभी वो चूंकि एक भ्रम है ना, कहते हैं कि जब भ्रम रहता है तो रहता है, और डॉलर का राज तो है ही है अभी, लेकिन हालात जो है बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। हाँ, वहां पे जो लोग हैं वो बहुत हालात अच्छे नहीं है। आदम सिद्दीकी साहब, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मैं सिर्फ ये कि आपको क्या लग रहा है कि क्या इजराइल पिछले दिनों जिस तरह से इजराइल ने झेला 12 दिन अटैक करके ईरान पे, और फिर जब जवाबी कार्रवाई हुई तो आपने देखा किस तरह से ईरान ने बड़े पैमाने पे वहां पे हमला किया, जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि ये फिर से हमले की कोशिश कर पाएंगे, या जो जो आप समझते हैं इस पूरे हालात पे, बहुत शॉर्ट में, मैं नहीं चाहूंगा कि आप बहुत तफसील बात करें। फिर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि यहाँ पे जो पुतिन है उनके घर पर अटैक हुआ है। ऐसी खबर आ रही है कि यूक्रेन से एक 791 ड्रोन से अटैक किया गया। इससे पहले भी हालांकि किया गया है, लेकिन ताजा खबर यही है। तो क्या ये माना जाएगा? मैं इस पे बात करूंगा अभी फिरोज बख्श साहब से, और भी उस पे, लेकिन पहले बहुत शॉर्ट में आदम सिद्दीकी साहब। बहुत शॉर्ट में ये है कि जो है ये कहा जाता है कि किसी जमहूरे को मत जानो। इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक यूनिट है और पूरे दुनिया में इनकी गुंडागिरी चल रही है, ये ऐसे समझना होगा। ये जो है गरीब मुसलमान जो है मुल्क होते हैं, इन पर ये जो नए हथियार बनाते हैं उनका ये टेस्ट करते हैं उन पर। और बहुत बुजदिल कौम है। इसकी हिस्ट्री है, इजराइल की तो पूरी हिस्ट्री है कि यहूदा जिनके नाम पे यहूदी जाने जाते हैं, ये याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के हैं। और इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार दिया था, और मतलब मार के जो है कुएं में फेंक दिया था, और एक बकरी काट के जो है उसका खून लगा के उनके कपड़े पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले गए थे कि जो है याकूब अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। तो ये साजिशकर्ता लोग हैं। और हम भारत में देखते हैं कि कुछ लोग इजराइल को कॉपी करते हैं, तो उस साजिश में लगातार जो है मुसलमानों के साजिश में लगातार लगे हुए हैं। और इजराइल की हकीकत समझना है तो हिटलर को समझना होगा। हिटलर ने जब यहूदियों को मारा था तो इसी मुसलमानों ने पनाह दी थी, और देखना होगा कि इनकी जमीन कितनी थी उस टाइम। तो ये अमेरिका को भी समझना होगा, और दुनिया के तमाम इंसानों को, जो नेक दिल इंसान है, जो इंसाफ परस्त इंसान है, उनको समझना होगा। इजराइल की हिस्ट्री को समझना होगा और अमेरिका की दादागिरी को समझना होगा। जी मुमताज भाई। कह रहे हैं आजम सिद्दीकी साहब के तमाम चीजों को समझना होगा, और ये बिल्कुल हकीकत है। और उसके बाद ही, और ये लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि गाजा के लिए जिस तरह से आवाजें उठी हैं, मुस्लिम ममालिक से उतना नहीं उठा जितना वेस्टर्न वर्ल्ड से आवाज उठी है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ इसमें भी अल्लाह की मसलहत रही होगी, क्योंकि अगर एक साथ मुस्लिम से उठते तो उसका रुख अलग हो जाता। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने गाजा के लिए आवाज उठाई, ये भी अपने आप में। लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में? एक तरफ गाजा में देखिए कि हालात अच्छे नहीं, बेहतर हो पा रहे हैं, इजराइल बार बार। दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो, और रूस, वहां पे हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो क्या माना जाए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है? जी डॉक्टर मुमताज, असल में दुनिया बिल्कुल जो एक वेवर्ड डायरेक्शन है, यानी नो मैन्स लैंड। दुनिया उसी तरफ जो है जा रही है, वहीं का रुख दुनिया का हो रहा है। और जो आपने खबर सुनाई कि पुतिन साहब के घर पे हमला हुआ, खुदा ना खास्ता पुतिन साहब को कुछ हो जाता तो फिर बड़ा जबरदस्त, ये समझिए, यलगार का आलम होता और दुनिया दो धड़ों में बंट जाती। लेकिन चलिए, अल्लाह बचाने वाला है। ये लोग तो टारगेट किलिंग में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। इन्होंने कितने दिनों से ईरान के अंदर टारगेट किलिंग की, ठीक है। और टारगेट किलिंग का एक हिस्सा इन्होंने लबनान में भी किया, जब ये अपने पेजर से इन्होंने काफी लोग हलाक कर दिए थे। तो इनकी एक्सपर्टीज है। तो दुनिया जो है, कोई, मैं नहीं समझता कि किसी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, या दुनिया के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। इस किस्म की जो सूरत हाल है, ये बहुत ही डरावनी है। और जो लोग ये समझते हैं, अरे ठीक है, हम तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर हम बैठे हुए हैं,
हमें क्या मतलब इससे। लेकिन कोई अगर उसका फॉर्मूला ऊंच नीच होता है, चाहे यूक्रेन और रूस के बीच में हो या गजा और इसराइल के बीच में हो, तब जो है वो कयामत की बर्बादी का मंजर वहां हो सकता है। यानी कयामत ही समझिए आने को एक तरह से तैयार है। तो बस, लेकिन हमारी तो हमेशा से दुआएं यही होती हैं कि इंसान हर किस्म की आफात से, हर किस्म के जो है शैतानी मंसूबों और हरबों से आम इंसान महफूज रहे। ठीक है। 2.25 साल से जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, मगर उसमें अफसोस की बात यह है कि दुनिया खामोशी के साथ देख रही है। मैं फ्लोटिला की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह के और भी लोगों के जो एफर्ट्स हैं, जो इजिप्ट के राफा बॉर्डर पे आके अपनी गाड़ियां बसें लेके जमा हो गए थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि हठधर्मी बहुत है और ये लोग बॉर्डर खोलने वाले नहीं हैं, तो बेयारो मददगार लाचार वो लोग वापस चले गए अपनी गाड़ियां लेके, पैदल या जैसे भी उनके उनका सिलसिला था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस जानिब इशारा करती हैं कि आई मीन हम तमाम लोग एक आतिश फशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हैं। कब जो है ये आतिश फशा पहाड़ जो है आग उगलने लगे या खत्म कर दे दुनिया को, यानी जो कयामत होगी, उसका तो खाली जो अंदाजा है वो खालिक व मालिक को ही है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो भी वक्त बचा है इंसानों का इस दुनिया में, तो वो अमन से गुजरे, वो चैन से गुजरे, वो बदले की भावना से एक दूसरे के ऊपर जो मुल्क बदले की भावना उतारते हैं, तो टेट फॉर टैट नहीं चलेगी, एनआई फॉर एनआई नहीं चलेगा यहाँ। अगर दुनिया को एक पासदारी के साथ, अमन चैन के साथ लेके चलना है, और ये करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो वेस्ट एशिया में, चाहे वो हुथियों का लैंड हो, अल्टीमेटली अब ये ममालिक जिनके मैंने नाम लिए हैं, या वो ममालिक जो इनके मतलब आमने सामने खड़े हैं, इन सब के समझ में ये बात आ गई है और बखूबी आ गई है कि फसाद में कोई जो है रास्ता नहीं निकलने वाला। रास्ता जो निकलेगा वो अमन में, चैन में और खुशियों में निकलेगा। तो हम तो इसी बात की जानिब जो है हमेशा से इशारा करते चले आए हैं। ठीक है।